नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ बीपीएससी एई एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2019 का पेपर नंबर 5 का डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे और साथ ही उसका एनालिसिस देखेंगे कितने कितने क्वेश्चन आया है इस पेपर में। तो इस पेपर में जो जो क्वेश्चन आया था इस बार का वो था सॉइल मैकेनिक्स, सोम, स्ट्रक्चरल और आरसीसीस था, जिसमें सॉइल मैकेनिक्स था 18 क्वेश्चन था। सोम से 6 क्वेश्चन आया है, स्ट्रक्चरल से आया है 10 क्वेश्चन और आरसीसी से आया है 16 क्वेश्चन। ये रहा ग्राफ चार्ट में। और देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन एनर्जी। ऑप्शन क्या क्या है, बोथ ऑप्टिमम वाटर कंटेंट एंड मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेज, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीजेज बट मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी इंक्रीजेज, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट इंक्रीजेज बट मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज, बोथ ऑप्टिमम वाटर कंटेंट एंड मैक्सिमम डायरेक्ट डेंसिटी डिक्रीजेज। तो ये जो होता है ग्राफ है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी वर्सेस वाटर कंटेंट। तो अगर हम पहले कॉन्फेक्टिव इफेक्ट अगर नॉर्मली रहता है तो एक लिमिटिंग मतलब कि एक लिमिटेड वाटर कंटेंट पे क्या होता है, ये ग्राफ जो होता है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी का कुछ ये मिलता है। जब हम अपना ये कॉम्पैक्टिव इफोर्ट जब इंक्रीज करते हैं तो ये जो क्या होता है वाटर कंटेंट, ये ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाता है कुछ इस तरह से, ये हो जाता है ग्राफ शिफ्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है वाटर कंटेंट कम वाटर कंटेंट पे हमें मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी जो है हमें ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या हो गया, सेम सॉइल पे गामा डी यहाँ पे मैक्स मिलेगा अगर कॉम्पैक्टिव इफोर्ट हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहा है, पहले ये था डब्लू, यहाँ पर हो जाएगा डब्लू डैश हो जाएगा ये चीज़। तो ऑप्टिमम वाटर कंटेंट डिक्रीजेज बट मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीजेज अगर कॉम्पैक्शन एनर्जी हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या तेरा जाएगी, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर एन सी एन क्यू एन गामा जो होता है आर द फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली, कोहेशन ओनली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये जो तेराजागी बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर जो होता है ये उसका निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसमें क्या होता है एन फाई जो होता है tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 5/2 होता है, और ये होता है एन क्यू का फॉर्मूला निकालने का एन गामा और एन सी। जी सिर्फ ये डिपेंड करता है किस पे, फाइव वैल्यू जो होता है एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस, फिर जो फ्रिक्शन एंगल होता है सॉइल का उस पर डिपेंड करता है। ये हो गया किसी भी सॉइल के केस में हो गया। अगर हम प्योरली कोहेसिव सॉइल के केस में देखें तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसमें एन फाई हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, एन क्यू वन हो जाएगा, एन गामा हो जाएगा जीरो, और ये जो एन सी है ये यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू होगा, जीरो होगा, ये जीरो होगा। ये जो आता है 5.7 ये होता है एम्पिरिकल वैल्यू होता है, इसका एम्पिरिकल वैल्यू होता है ये चीज़, ठीक है। तो ये सिर्फ डिपेंड करेगा किसके, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट के जनरली रेफर्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, ऑल ऑफ द अबव। क्या हो जाएगा, अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ मेजर इफेक्टिव स्ट्रेस टू द माइनर इफेक्टिव स्ट्रेस का ये रेशियो होता है। ये अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट रेस्ट का हो या एक्टिव का हो या पैसिव का हो, सब क्या होता है मेजर इफेक्टिव स्ट्रेस टू द माइनर इफेक्टिव स्ट्रेस का रेशियो होता है, जो होता है कितना के इक्वल आता है 1 - sin φ, और ये होता है के में हो जाता है 1 - sin φ डिवाइडेड बाई 1 + sin φ, और यहाँ पे हो जाएगा 1 + sin φ डिवाइड बाई 1 - sin φ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिव के केस में क्या हो जाएगा, जो सिग्मा एच होगा, सिग्मा एच जो होगा वो हो जाएगा माइनर हो जाएगा, जो सिग्मा थ्री की इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे जो सिग्मा वर्टिकल प्रेशर जो होगा वो हो जाएगा सिग्मा वन के बराबर, जो हो जाएगा मेजर प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेस। क्योंकि एक्टिव में क्या होता है, ये जो सिग्मा वन होता है ये ज़्यादा होता है सिग्मा वन, इसलिए इसे लेते हैं मेजर, और इस सिग्मा एच जो होता है जो लगता है, क्योंकि ये क्या होता है सॉइल से अवे फ्रॉम द जाता है, सपोज ये रिटेनिंग वाल है, ये सॉइल से क्या हो जाता है अवे फ्रॉम द जाता है ये चीज़। तो ये जब ऊपर से सरचार्ज ज़्यादा होता तो सिग्मा वन जो वर्टिकल स्ट्रेस होता है वो ज़्यादा होता, तो और सिग्मा एच क्या हो उसमें क्या हो जाता माइनर हो जाता। सिमिलरली इन जस्ट अपोजिट होता है प्रेशर में, क्योंकि ये क्या होता है टुवर्ड्स द वाल ये पैसिव अर्थ प्रेशर लगता है, तो केपीस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा वन जो हो जाएगा, सिग्मा जो वन जो होगा यहाँ पे सिग्मा एच हो जाएगा मेजर में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा थ्री बन जाएगा यहाँ पे माइनर में, जो सिग्मा वी के इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर क्या होता है रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेस, क्या हो जाएगा फंक्शन किसका हो जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेस का सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 4 का, अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ शैलो फाउंडेशन ऑन सैंड इज रिड्यूस टू अबाउट व्हाट परसेंट
व्हेन द वाटर टेबल राइजेज टू ग्राउंड सरफेस, तो क्या होता है अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होता है तेरे जाएगी, क्या हो जाता है सी एन सी प्लस का गामा डी एफ, ये होता है एन क्यू, और प्लस का 0.5 बी गामा, और ये हो जाता है एन गामा। तो क्या है सैंड का केस है, तो सी क्या हो जाएगा टर्म, ये जो हो जाएगा जीरो, बचेगा कितना, ये गामा डी एफ एन क्यू प्लस का ये इतना बच जाएगा। अगर सपोज कि ये गामा सेचुरेट है, ये गामा सेचुरेट है, और वाटर टेबल अगर इंक्रीज कर रहा है, अभी सेचुरेटेड कंडीशन में है, अगर वाटर टेबल कंटेंट हमारा अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो जाएगा वो फिर क्या हो जाएगा, ये सेचुरेटेड जो वेट होगा ये हो जाएगा चेंज, गामा सबमर्ज में हो जाएगा चेंज। तो गामा सबमर्ज इक्वल्स टू क्या हो जाता है गामा सेचुरेट और माइनस का यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये जो होता है गामा सबमर्ज होता है अप्रोक्सीमेटली गामा सेचुरेट का हाफ होता है। तो कितना रिड्यूस हो जाएगा 50% का वैल्यू के हो जाएगा रिड्यूस ये चीज़। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 द परमिशिबल सेटलमेंट इन मैक्सिमम is maximum in case of isolated footing on clay, isolated footing on sand, raft on clay and raft on sand। तो ये क्या हो जाएगा राफ्ट ऑन क्ले हो जाएगा इसका वैल्यू। परमिसिबल सेटलमेंट इज मैक्सिमम किस में होता है राफ्ट फाउंडेशन के केस में होता है, ऑन क्ले पे जब रहेगा तो। आई स्पेसिफिकेशन है कुछ सेटलमेंट का, ये क्या है आइसोलेटेड फुटिंग ऑन क्ले, अगर परमिसिबल टोटल सेटलमेंट है होगा कि जो है ये 65 mm होगा, और परमिसिबल डिफरेंशियल सेटलमेंट जो होगा 0.0015 L और या फिर ये 40 mm। सिमिलरली क्या है कि आइसोलेटेड फुटिंग ऑन सैंड पे 40 mm होता है, क्ले के केस में जो होगा सेटलमेंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सैंड। तो और फिर क्या है राफ्ट फाउंडेशन जो होगा क्ले का जो राफ्ट फाउंडेशन केस में हो जाएगा 100 mm हो जाएगा, और राफ्ट फाउंडेशन सैंड पे 40 to 65 mm के बीच में होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन राफ्ट ऑन क्ले। तो क्वेश्चन नंबर 6 है द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल फॉर द ब्रिज ट्रस ऑन बिलो। क्या हो जाएगा ये ब्रिज ट्रस इसका इंटरनल पूछ रहा है, ये इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, तो टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी कितना हो जाएगा m प्लस आर ई माइनस का हो जाएगा 2j। यहाँ पे m कितना है, m इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे टोटल 20 है, और आर ई यहाँ पे कितना है टोटल हो जाएगा यहाँ पे से 2 और 2 4 हो जाएगा, और j कितना हो जाएगा यहाँ से 10 हो जाएगा। टोटल जॉइंट कितना 10 है, 3 3 6 4 10 हो गया टोटल। तो डी एस आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 और प्लस का 4 माइनस का 10 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का द स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ऑफ द फ्रेम सोन बिलो। तो फ्रेम के केस में क्या हो जाता है डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी क्या हो जाएगा डी एस आई इक्वल टू 3m प्लस आर ई और माइनस का 3j। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेंबर 3 इंटू टोटल मेंबर के यहाँ पे कितना है 17 है, प्लस का आर ई कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू जॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हो जाएगा इतना 51 प्लस 3 माइनस का 36 हो जाएगा 54 माइनस का 36 इक्वल्स टू 18। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर 18। क्वेश्चन नंबर 8 का है इन ए 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च कंसीडर द आर्च टू बी इनिशियली अनलोडेड एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर इंड्यूसेस। तो क्या आ रहा है 2 हिंज पैराबोलिक आर्च कह रहा है ये चीज़, ये 2 हिंज पैराबोलिक आर्चेज है, और कह रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्या इंड्यूस होगा नो बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च रिप, यूनिफॉर्म बेंडिंग मोमेंट इन द आर्च रिप, मिनिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द क्राउन। अगर लोडिंग के केस में रहे तो क्या हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट जो हो जाएगा, अगर लोडिंग इस पर पूरा पे लग रहा है यूडीएल लग रहा है यूडीएल लग रहा है तो क्या हो जाएगा जो यू सिंपली सपोर्टेड का जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा वो, और माइनस का हो जाएगा h इंटू वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो h लोडिंग लग रहा है, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा y हो जाएगा, इस जगह y। अगर लोडिंग नहीं है तो ये हो जाएगा जीरो कंडीशन हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो एम एस इक्वल्स टू, तो एम एक्स इक्वल्स टू सिर्फ क्या हो जाएगा माइनस का ये h इंटू वाई। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है ये चीज़ y जो है इंक्रीज करेगा, ये y इंक्रीज करेगा क्या हो जाएगा मैक्सिमम ये जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो इसका हो वो इसको रिस्ट्रेन करेगा।
तो वाई क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो जाएगा एम एक्स इक्वल टू, ये भी इंक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग, अगर वाई इंक्रीज करेगा तो ये मोमेंट इंक्रीज, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द ग्राउंड। वाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ये अगर वाई का फॉर्मूला होता है, ये जो वाई होता है, तो वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटर पे जो होगा ये ग्राउंड पे मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी। फॉर ए कॉलम हिंज्ड एट बोथ एंड्स critical load is P. For a column fixed at one end and free at other end, the critical load will be। अगर दोनों इंड जो इसका है कॉलम का हिंज है, अगर ये दोनों कॉलम जो इसका हिंज है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो इसका जो क्रिटिकल जो लोड होगा वो कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई और डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक जो होगा इसका पूरे इस हिंज के केस में क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टोटल एल के बराबर हो जाएगा। अगर दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि ये है फिक्स इंड है और ये है फ्री इंड है, तो इसका जो इफेक्टिव लेंथ का जो पार्ट होगा, ये जितना ऊपर होता है उतना ग्राउंड के नीचे हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो सिर्फ क्या करना है, सेकेंड केस में पी सी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई और डिवाइडेड बाई एल इफेक्टिव का, ये जो एल इफेक्टिव हो जाएगा 2L के बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका, फॉर द रेशियो क्या पूछ रहा है, रेशियो फॉर ए कॉलम इन द क्रिटिकल लोड पी फॉर ए कॉलम फिक्स्ड एट वन इन द क्रिटिकल लोड विल बी, ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कितना है, अगर इसको हम करें तो पाई स्क्वायर ई आई और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 4L स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पहले से कितना, पाई स्क्वायर ई आई कितना पी के बराबर है, तो हो जाएगा कितना, पी बाई 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, पी बाई 4 के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या, द पिन जॉइंटेड कैंटिलीवर ट्रस इज लोडेड एज सोन बिलो द फोर्स इन द मेंबर ईडी। इस मेंबर में पूछ रहा है, ईडी के मेंबर में फोर्स पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे सपोज हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, एच ई लग रहा, तो कितना हो जाएगा, अगर हम मोमेंट अबाउट अगर हम ए लें तो कितना हो जाएगा, मोमेंट अबाउट अगर हम ए लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ये एच ई इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 इंटू 6, ये कितना हो जाएगा, 2 एच ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 किलो न्यूटन। अगर हम इस सेक्शन को मेथड ऑफ फ्रिक्शन अगर कट कर दें, अगर इस जॉइंट पे यहाँ पे देखें इस सेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, इस ई पॉइंट पे एच ई लग रहा है और यहाँ से क्या लग रहा है, ये हो जाएगा एफ ई डी हो जाएगा या एफ ई डी हो जाएगा। तो अगर समेशन ऑफ फोर्सेस इन डायरेक्शन एक्स हम इक्वल्स टू 0 करें तो कितना हो जाएगा, एच ई प्लस एफ ई डी जो हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो एफ ई डी जो हो जाएगा इक्वल्स टू -80 किलो न्यूटन। तो कितना हो जाएगा, ये कॉम्प्रेसिव में 80 किलो न्यूटन कॉम्प्रेसिव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 11 में क्या है, a simply supported RCC beam carrying uniformly distributed load has deflection 100 mm at center when both the ends of the beam are fixed, the deflection at the center will be। तो सिंपली सपोर्टेड है, यूडीएल लग रहा है पूरे पे, फर्स्ट केस में ये कह रहा है सिंपली सपोर्टेड है और ये हो गया। तो इसका जो डिफ्लेक्शन हो जाएगा सिंपली सपोर्टेड के केस में कितना हो जाएगा, 5WL⁴ डिवाइडेड बाई 384, ये हो जाएगा ई आई। फिक्स्ड इंड के केस में क्या हो जाएगा, ये फिक्स्ड इंड यूडीएल लग रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो डेल्टा होगा वो हो जाएगा WL⁴ डिवाइडेड बाई 384 ई आई, जो कितना है 1/5 है। ये क्या है, फिक्स्ड में जिसका कितना है 1/5 है। तो यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है 100 mm तो सिर्फ 1/5 कर देना है, तो ये हो जाएगा 20 mm। आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का, अ बीम कैरीज एन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड थ्रू आउट इट्स लेंथ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन विल द स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, पूछ रहा किस केस में स्ट्रेन एनर्जी मैक्सिमम होगा। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, U इक्वल्स टू, ये होता है mx स्क्वायर dx डिवाइडेड बाई 2EI, ये होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होगा m का वैल्यू उतना ही ज़्यादा इसका स्ट्रेन एनर्जी होगा। ये तो सिंपली सपोर्टिंग के केस में क्या जाता है, एसएसबी के केस में जो होता है
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा एसएसपी केस में, WL²/8। प्रोप के केस में कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा WL²/8 हो जाएगा। और कैंटिलीवर के केस में कितना हो जाएगा, WL²/2। और फिक्स्ड बीम के केस में हो जाएगा WL² ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो सबसे ये ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट किस में आ रहा है, कैंटिलीवर वाला पोर्शन में यह बीम में आ रहा। तो कितना हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी इसका किस में हो जाएगा मैक्सिमम, कैंटिलीवर में हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि ये जिसमें जिसमें जितना ज़्यादा आएगा बेंडिंग मोमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रेन एनर्जी उसमें होगा। तो ये कितना हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर में। ऑप्शन सी इसका। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द फोर्स इन द मेंबर ए बी ऑफ द ट्रस सोन बिलो। फोर्स इन द मेंबर ए बी में पूछ रहा है, तो हम लोग इसको सेक्शन से यहाँ काट लेंगे। तो कितना बच जाएगा ये चीज़, पॉइंट बी बच जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लग रहा है कितना, ये हो जाएगा 5 किलो न्यूटन। और यहाँ पे हो जाएगा ये मेंबर, और यहाँ पे ये मेंबर हो जाएगा इसका फोर्स, जो भी हो जाएगा एफ बी हो जाएगा इधर, और इधर हो जाएगा एफ ए बी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिर्फ हमें पूछ रहा है एफ ए बी के केस में, तो समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो कितना हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इन स्पेस स्ट्रक्चर। क्या होता है, 2D के केस में होता है, 2D के केस में होता है 3 होता है, और 3D जो हो गया स्पेस स्ट्रक्चर के केस में, वो किस में उतना, उसमें कितना होता है 6 होता है 3D के केस में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन at midpoint of a simply supported beam carrying a point load at its mid span and that of the same beam carrying the same load as total uniformly distributed load will be। रेशियो पूछ रहा है कि अगर एक बीम पे है सिंपली सपोर्टेड पे, अगर पी लोड लग रहा है सिंपली सपोर्टेड में, ठीक है, तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा इसका रेशियो, और अगर सेम बीम है सेम लेंथ का, अगर हम इसी लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, यूडीएल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसके कारण जो डिफ्लेक्शन होगा वो दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो पी के लोड के कारण अगर पॉइंट लोड है तो उसके कारण जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, पी एल की अपॉन का 48 ई आई हो जाएगा। और इस केस में कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 5 WL⁴ इंटू 384 ई आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 लोड क्या हो जाएगा, पी जो लोड है इसको सेम लोड रखा गया, इसी को कन्वर्ट किया गया, ये क्या हो जाएगा पी की जगह पे W इंटू एल जो हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे ये LQ डिवाइडेड बाई 384 ई आई। यहाँ से क्या हो जाएगा, पी जो लोड लगा रहा है सेम ये चला कट जाएगा, ये LQ कट जाएगा, 48 इंटू 8 कितना जाएगा 384, ई आई से ई आई कैंसिल हो जाएगा। दोनों का जब रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 8/5 हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 8/5। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, एन आर्च इज ए बीम एक्सेप्ट फॉर इट डज नॉट रेजिस्ट इंक्लाइन लोड, इट डज नॉट रेजिस्ट ट्रांसवर्स फोर्स, इट डज नॉट अलाउ रोटेशन एट एनी पॉइंट, इट डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। तो आर्च के केस में हो जाएगा कि इट डज नॉट अलाउ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। आर्च इज ए कर्व मेंबर इन विच द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आर प्रिवेंटेड एट द सपोर्ट, ये होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 17 क्या है, द सोल्यूशन ऑफ स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर रिक्वायर्स। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के केस में होता है, अगर आपका बीम जो है स्टैटिकली डिटर्मिनेट है, ठीक है, अगर डिटर्मिनेट है तो सिर्फ ये इससे हम लोग रिजॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो समेसन ऑफ एफ एक्स होगा, समेसन ऑफ एफ वाई और समेसन ऑफ एम जेड जो हो जाएगा वो इक्वल टू 0 कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है ये तीनों। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं डिटर्मिनेट बीम को। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बीम जो हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन एज वेल एज कॉम्पेटिबिलिटी जो कंडीशन होगा दोनों को हम लोग करके करते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। तो जो इसके केस में क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम समेसन ऑफ एफ समेसन ऑफ ये हो जाएगा एफ एक्स एफ वाई, और यहाँ पे हो जाएगा ये एम जेड इक्वल टू 0 आर इनफ टू फाइंड द रिएक्शन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट एंड द एक्सियल थ्रस्ट एट सपोर्ट एंड मेंबर। ठीक है, अब क्या है इसमें
इनडिटर्मिनेट में क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन एज वेल एज एक्स्ट्रा कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन आर रिक्वायर्ड विच डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड क्रॉस सेक्शन। इस केस में क्या होता है, डिटर्मिनेट के केस में ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पे और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, इसके केस में सिर्फ करेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी और क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। टू कन्वर्ट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर टू डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ फोर्सेस टू बी रिलीज इज इक्वल टू। अगर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में तो कितना नंबर ऑफ फोर्सेस को हमको रिलीज करना पड़ेगा, ये हो जाएगा DSI के जस्ट इक्वल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी हो जाएगा, इक्वल टू स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी, ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए मैकेनिज्म इन ट्रस्ट। तो मैकेनिज्म का फॉर्मेशन कब होता है, जब आपका मेंबर जो होगा वो लेस देन होगा 2J-3। मैकेनिज्म मीन्स क्या हो जाएगा कि स्ट्रक्चर आपका कितने डिग्री से डिफिशियंट है और ये अनस्टेबल है, कितना डिग्री से डिफिशियंट है। तो एम आपका जब मेंबर जो रिक्वायर्ड मेंबर होगा वो जब 2J-3 से रहेगा तो हो जाएगा मेंबर डिफिशियंट स्ट्रक्चर बोलेंगे उसको। और अगर इक्वल रहेगा तो स्टेबल कंडीशन होगा, और ग्रेटर देन रहेगा तो स्टेबल हो सकता है। फिर हमें उसका एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेसी चेक करना, एक्सटर्नली जो हमें उसको चेक करना पड़ेगा कि वो अगर मेंबर अगर उससे ज़्यादा तो ओवर स्टिफ है तो उस केस में भी स्टेबल हो सकता है, अगर वो एक्सटर्नली स्टेबल हो तो। अदरवाइज फिर वो ओवर स्टिफ हो जाएगा ट्रेस वो। तो ये हो जाएगा ऑप्शन, इसका सी हो जाएगा आंसर। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू सडनली अप्लाइड लोड एंड ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ये क्या हो जाएगा, अगर हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोड करते हैं तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस आता है P/A होता है। और अगर हम सडनली लोड अप्लाई करते हैं तो जाता है 2P डिवाइडेड बाई ये स्ट्रेस होता है 2P/A हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, रेशियो ऑफ स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू सडनली लोड और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। सडनली अप्लाइड लोड करेंगे तो 2P हो जाएगा इसका इतना, तो ये क्या हो जाएगा, सडन डिवाइडेड बाई ग्रेजुअल। कितना हो जाएगा, 2P/A डिवाइडेड बाई P/A। P/A कितना लगेगा तो बचेगा कितना, ये 2। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का, द शियर स्ट्रेस ऑन ए प्रिंसिपल प्लेन इज। शियर स्ट्रेस जो होता है प्रिंसिपल प्लेन पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। क्योंकि जब हम ये देखते हैं मोर सर्कल, जब देखते हैं सपोज ये जब मोर सर्कल है तो ये क्या होता है, टॉमिक्स का प्लेन, ये टॉमिक्स होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाता है, शियर स्ट्रेस प्लेन, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा शियर स्ट्रेस प्लेन, शियर स्ट्रेस प्लेन हो जाएगा ये चीज़। और ये जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन का हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनर प्रिंसिपल प्लेन का इधर हो जाएगा। तो इस प्रिंसिपल प्लेन जो हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लेन पे शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हो जाएगा ये चीज़ 0, ऑप्शन सी। सिर्फ जो प्रिंसिपल प्लेन पे क्या हो जाएगा, सिर्फ जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा वही सिर्फ एक्ट करेगा, देयर विल बी 0 शियर स्ट्रेस ऑन द प्रिंसिपल प्लेन। द 22 क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ ए मटेरियल इज अ वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ बिलो विच नोट मोर देन, या ये कोड में लिखा हुआ है 5 विच नोट मोर देन 5% सैम्पल्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इसका सिर्फ जो ऑप्शन होगा उसका डी हो जाएगा। 23 नंबर का, द डायमीटर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स ऑफ ए कॉलम शुड नेवर बी लेस देन। तो IS कोड में 26.5.3.1 क्लाउज जो है डी में दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल एनफोर्समेंट इन कॉलम के लिए द डायमीटर ऑफ मेन बार इन RCC कॉलम सेल नॉट बी लेस देन 12 mm। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। 23 क्या है, द नंबर ऑफ ट्रेड्स इन अ फ्लाइट इज इक्वल टू, नंबर ऑफ ट्रेड्स फ्लाइट क्या हो जाएगा, एक फ्लाइट क्या हो जाएगा, जब हम एक अप जाते हैं पूरा का पूरा तो ये हो जाएगा अप, एक डायरेक्शन हम लोग को जा रहे हैं तो अगर सेकंड हमें मूव करना है वापस हमें इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा ये दूसरा फ्लाइट हो जाएगा। फ्लाइट ये पूरा हो गया, एक फ्लाइट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो कितना, अगर हमें यहाँ तक जाना है तो कितना राइजर हमको हमें करना पड़ेगा, एक राइजर, 2 राइजर और 3 राइजर। लेकिन ट्रेड हमें कितना करना पड़ेगा, एक ट्रेड, ये हो जाएगा ट्रेड का, और ये हो जाएगा राइजर का हो जाएगा, राइजर, और ये हो जाएगा राइजर। यहाँ पे पहुँचने के लिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ये पोर्शन अगर सपोज कि लैंडिंग है तो लैंडिंग, तो ट्रेड में कौन सा काउंट होगा, सिर्फ ये वाला काउंट होगा ट्रेड में, और ये वाला काउंट होगा ट्रेड में, ये हो जाएगा राइजर। तो कितना हो जाएगा, ट्रेड इक्वल्स टू जो हो जाएगा, जो इसमें हो जाएगा राइजर
एक राइजर, दो राइजर और तीन राइजर, और ट्रेड कितना, दो, तो क्या लिख सकते हैं इसको, राइजर माइनस वन लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, राइजर माइनस वन, ये हो जाएगा। नीचे का जो पोर्शन होता है स्टेयर में, इसे बोलते हैं सॉफिट, ये होता है सॉफिट बोलते हैं इसे। ये होता है लैंडिंग पार्ट होता है, यहाँ पे भी ये होता है स्टार्टिंग जो पार्ट होता है पहला वो होता है। अब फ्लाइट हो गया यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक जो हम लोग अब चढ़ते हैं, स्टेयर अप करते हैं, तो एक जो पोर्शन हो गया पूरा, ये हो गया फ्लाइट, एक फ्लाइट, ये हो गया दूसरा फ्लाइट। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, एज पर IS 456 द एरिया ऑफ कंक्रीट स्ट्रेस ब्लॉक इन कंप्रेशन, वो कितना हो जाएगा, 0.36 टू बी इंटू एक्स यू, ये हो जाएगा IS 456 के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज एडवाइजेबल टू यूज, प्री स्ट्रेस मेंबर में हम लोग क्या यूज करते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यूज करते हैं एंड हाई टेंसाइल स्टील यूज करते हैं यूज, ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 का, द सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन इज एज्यूम्ड एट, सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन कितना होता है, या फिर उसमें इंक्लूडेड होता है बैकफिल भी, तो कितना हो जाता है, 10% ऑफ कॉलम लोड का हो जाता है। ये क्या हो जाता है, सपोज ये कॉलम है, इस पर लोड आ रहा है P, और ये आपका फाउंडेशन रेस्टिंग है कहाँ, सॉइल पे, ये सॉइल पे रेस्टिंग है। तो जब हम लोग इस फाउंडेशन का एरिया निकालेंगे, क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो लोड आ रहा है P कॉलम का प्लस का सेल्फ वेट ऑफ फाउंडेशन जो हम लोग एज्यूम करेंगे 10%, 10% ऑफ P डिवाइडेड बाई हम लोग कर देंगे सॉइल बियरिंग कैपेसिटी से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये चीज़ जो एरिया आएगा वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर में ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 10% ऑफ कॉलम लोड। क्वेश्चन नंबर 28 का, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू इन ए कंक्रीट ऑफ रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा, ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा शियर फोर्स, ये हो जाएगा शियर फोर्स डिवाइडेड बाई लीवर आर्म इंटू बीट्स हो जाएगा, लीवर आर्म इंटू बीट्स हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 का, अकॉर्डिंग टू IS 456 स्लैब विच स्पान in two direction with corner held down are assumed to be divided in each direction into middle strip and edge strip such that width of middle strip is, तो इसका क्या है कि IS कोड में क्लाउज नंबर जो है ये D1 के क्लाउज में है, D1.2 के क्लाउज में दिया हुआ है, slabs are considered all divided in each direction into middle strip and edge strip, the middle strip being 3/4 of the width and edge strip 1/8 of the 1/8 ऑफ द width हो जाएगा। ये जो मिडिल स्ट्रिप होगा ये टोटल इस डायरेक्शन में हो जाएगा width का, 3/4 लेते हैं जो कि होता है 0.75 LX का, या फिर 3/4 ऑफ LX करते हैं। एड्ज स्ट्रिप का जो हो जाएगा width हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L/8, L/8 हो जाएगा ये चीज़ इंटू का LX का, या फिर इसको लिख सकते हैं 0.125 LX, इतना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसका ऑप्शन हो जाएगा 3/4 ऑफ द विड्थ ऑफ द स्लैब जो हो जाएगा 0.75 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या, द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट एज पर 456/2000, ये कितना हो जाता है, 1.5 होता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। 1.15 जो होता है ये होता है स्टील के केस में होता है 1.15, ठीक है। 31, if D is the diameter of bar and FT is the allowable tensile stress and FB is the allowable bond stress, the bond length is given by, तो बॉन्ड लेंथ कितना हो जाता है इसका, बॉन्ड लेंथ अब या फिर डेवलपमेंट लेंथ को बोलते हैं, LD कॉस्ट कितना हो जाता है, FS इंटू ये होता है 5 जो होता है डायमीटर ऑफ बार होता है डिवाइड बाई 4 टाउ BD होता है फॉर WBSM के केस में, और सिर्फ ये हो जाता है चेंजिंग FS जो होता है ये हो जाता है 0.87 FY होता है जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करने के बाद आता है डिवाइडेड बाई 4 टाउ BD होता है फॉर LSM के केस में। तो यहाँ पे सिर्फ क्या किया है, ये FS की जगह पे FT चेंज हुआ है, और यहाँ पे 5 की जगह D लिखा हुआ है, बाकी 4 ए टाउ BD की जगह पे FV लिखा हुआ है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका हो जाएगा सही आंसर। 32 में है, एज द परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीजेज द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिक्रीजेज, लीवर आर्म इंक्रीजेज और लीवर आर्म डिक्रीजेज, क्या हो जाएगा ये चीज़, जब हम कॉम्प्रेशन इक्वल्स टू टेंशन जब हम करते हैं इस केस में,
ये बीम है इसका, न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, कंप्रेशन में हो जाएगा 0.36 बी इंटू एक्स यू इंटू एफ सी के इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये टेंशन में हो जाएगा 0.87 एफ वाई ए एस टी। ठीक है, यहाँ से जो एक्स यू हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, 0.87 एफ वाई ए एस टी डिवाइडेड बाई 0.36 बी इंटू एफ सी के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जितना हम एरिया ऑफ स्टील बढ़ाएंगे, कह रहा परसेंटेज ऑफ स्टील इंक्रीज, जितना परसेंट ऑफ स्टील हम बढ़ाएंगे, एक्स यू जो है, जो कि ये न्यूट्रल एक्सिस का जो डेप्थ है उतना वो इंक्रीज करेगा। मीन्स कि अगर ये चीज़ है, न्यूट्रल एक्सिस का जो है ये क्या हो जाएगा, ये अगर अगर यहाँ है, अगर हम ये परसेंटेज ऑफ स्टील अगर हम और बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे, तो ये क्या हो जाएगा, इससे शिफ्ट करते जाएगा नीचे की ओर, ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओवर एनफोर्स हो जाएगा और स्ट्रक्चर जो है जब फेल होगा तो पता ही नहीं चलेगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज। फिर इस केस में क्या हो जाएगा, सॉरी उसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 क्या है, एन आर सी सी बीम नॉट प्रोवाइडेड विथ शियर एंड फोर्स में डेवलप क्रैक्स इन इट्स बॉटम इंक्लाइन रफली टू द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री पे एंगल पे फेलियर होता है, जो ये हॉरिजॉन्टल से जो फेल होता है ये होता है 45 डिग्री एंगल पे फेल होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 34 में क्या है, द रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड अलोंग अ सी कोस्ट, द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड एज पर IS 456 2000। तो मिनिमम जो हो जाएगा ये सी के केस में, सी वाटर के केस में, तो क्लाउज 8.2.8 में क्या है, कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज डायरेक्टली अलोंग द सी कोस्ट शैल बी एट लीस्ट M20 ग्रेड इन केस ऑफ प्लेन कंक्रीट और M30 इन केस ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट। द यूज ऑफ स्लैग और पोजालोना सीमेंट इज एडवांटेजेस अंडर द सच कंडीशन। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम जो आरसीसी के केस में है, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के केस में है, तो क्या हो जाएगा मिनिमम M30, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 35 का, इफ द डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार इज डी, द एंकरेज वैल्यू ऑफ द हुक इज। ये क्या होगा, इसमें जब हम लोग ये डेवलपमेंट लेंथ के पास हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये हुक प्रोवाइड करते हैं, ये हुक होता है, हुक का पूछ रहा है एंकरेज वैल्यू कितना होगा। तो क्या है, IS कोड में दिया हुआ है, क्लाउज नंबर 26.2.2.1 में दिया हुआ, बेंड जो है हर बेंड के लिए कितना हमें करना पड़ता है, 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ द बार फॉर इच 45 डिग्री बेंड सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम ऑफ 16 टाइम्स द डायमीटर। मीन्स कि हम मैक्सिमम क्या कितना कर सकते हैं, 16D ही मैक्सिमम कर सकते हैं, और हर 45 डिग्री बेंड के लिए कितना है, अगर 45 डिग्री हम बेंड यूज कर रहे हैं तो 4D हो जाएगा, 4D हो जाएगा, 90 डिग्री कर रहे हैं तो 8D हो जाएगा, 8D हो जाएगा, और 135 अगर डिग्री बेंड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा ये चीज़, वापस से ये हो जाएगा 12D। ये हुक हो जाएगा, जो हो जाएगा यू बेंड हो जाएगा पूरा का पूरा, तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बेंड हो रहा है ये पूरा, तो ये कितना हो जाएगा 16D, ये हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा हुक के केस में हो जाएगा। हुक्स द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड यू टाइप हुक शैल बी इक्वल टू 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द वार, तो कितना हो जाएगा 16D हो जाएगा, ऑप्शन डी। 36 में क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्शन फैक्टर फॉर फ्रेश ग्रीन कंक्रीट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो फ्रेश ग्रीन कंक्रीट के लिए जो होता है कॉम्पैक्शन वैल्यू ये हो जाता है 1, क्योंकि अगर फ्रेश ग्रीन कंक्रीट है तो उसका वर्केबिलिटी क्या हो जाएगा, हाई होता है। अगर वर्केबिलिटी हाई रखना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन फैक्टर को भी हाई रखते हैं, और ये फिर स्लम वैल्यू भी इसका हाई होता है। ये तीनों केस में तीनों जो होता है इसका हाई होता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर भी इसका मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम वैल्यू कॉम्पैक्शन फैक्टर 1 होता है जो कि मैक्सिमम होता है। स्लम वैल्यू भी इसका 100 से ज़्यादा रहता है, और ये वर्केबिलिटी भी इसका हाई होता है, ये वर्केबिलिटी का है, इसके भी हाई होता है वर्केबिलिटी। इसका जो मैक्सिमम कॉम्पैक्शन फैक्टर होता है ये कितना होता है, 1 होता है फ्रेश ग्रीन कंक्रीट के लिए। 37 में है, एज पर IS 456/2000 in the limit state of design of flexural member, the strain in reinforcing bar under tension at ultimate state should not be less than, ये कितना हो जाएगा, FY अपॉन 1.15 ES प्लस जाएगा 0.002 या फिर 0.87 FY डिवाइडेड बाई
ES प्लस 0.002, ये सेम इक्वल टू करने में 1.15 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू इतना आ जाएगा। और कंप्रेशन के केस में क्या हो जाएगा, कंक्रीट का जो ब्लॉक होता है उसमें, उसके केस में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर में वो हो जाएगा 0.0035 हो जाएगा। और ये टेंशन के केस में हो जाएगा शुड नॉट बी लेस देन, ये ऑप्शन डी 0.87 बाई डिवाइड बाई ES प्लस 0.002। 38 नंबर क्या है, कोलोबियल सॉइल टालूस जो आर ट्रांसपोर्टेड बाई, ये क्या हो जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या है, कोलोबियल सॉइल जो टालूस जो ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटी। एलोवियल सॉइल जो होता है डिपॉजिटेड फ्रॉम सस्पेंशन इन रनिंग वाटर और रिवर, जो लेकेस्ट्रीन सॉइल होता है वो डिपॉजिटेड इन स्टिल वाटर और लेक। एलिवन सॉइल जो होता है डिपॉजिटेड बाई बीम, जैसे लॉस हो गया। ग्लेशियल सॉइल जो हो गया ट्रांसपोर्टेड बाई आइस। मरीन सॉइल हो गया डिपॉजिटेड बाई सी वाटर। वेंटोनाइट हो गया डिकम्पोजिशन ऑफ वोल्केनिक एस। और ब्लैक कॉटन सॉइल जो हो गया रेसिडुअल सॉइल फॉर्म फ्रॉम बेसाल्ट टाइप से। और लोम जो हो गया मिक्सर ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। 39 का फ्लो नेट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, तो फ्लो नेट का जो हम लोग बनाते हैं उसका यूज है कहाँ कहाँ, फ्लो नेट का एप्लीकेशन ऑफ फ्लो नेट कहाँ कहाँ, सीपेज डिस्चार्ज कैलकुलेट करने के लिए, पोर वाटर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए, सीपेज प्रेशर के लिए और एग्जिट ग्रेडियंट के लिए। फ्लो नेट इज नॉट यूज टू फाइंड द परमेबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है ये पहले ऑप्शन हो जाएगा गलत, ए गलत, बी भी गलत है, बचेगा कौन सा, सी और डी। तो इसमें क्या है, सीपेज है, एग्जिट ग्रेडियंट है और अपलिफ्ट प्रेशर भी है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। सी भी नहीं हो गया कि यहाँ पे अपलिफ्ट प्रेशर भी है, कैलकुलेट करते हैं फ्लोनेट से सीपेज प्रेशर या अपलिफ्ट प्रेशर जो होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। 40 में क्या है, द वाइड रेशियो प्रेशर डायग्राम इज शोन इन फिगर गिवन बिलो। ये वाइड रेशियो और प्रेशर डायग्राम को तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी पूछ रहा, तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए भी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई डिवाइडेड बाई डेल्टा हो जाएगा सिग्मा चेंज इन प्रेशर। तो कितना हो जाएगा, ये होता है ये हो जाएगा कितना 0.7 माइनस का 0.6 डिवाइडेड बाई 17.5 माइनस का 17, तो कितना हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 0.2 एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर टन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी जो होता है डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा होता है, जिसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन जो होता है डेल्टा ई अपॉन लॉग सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1, ये होता है यूनिटलेस होता है। कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है सी वी इक्वल टू क्या होता है के अपॉन गामा डब्ल्यू इंटू एम बी हो जाता है, जहाँ पे एम बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी होता है, जो कि होता है ए वी अपॉन 1 प्लस का ई नोड होता है, जो कि इनिशियल वाइड रेशियो होता है। ठीक है, इसका यूनिट जो होता है मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन में होता है। और कंसोलिडेशन का जो होता है यूनिट वो होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड में। ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर। 41 में है विथ एन इंक्रीज इन लिक्विड लिमिट कंप्रेशन इंडेक्स, तो जब हम कंप्रेशन इंडेक्स क्या होता है फॉर अनडिस्टर्ब सॉइल के लिए होता है 0.009 इंटू WL लिक्विड लिमिट -10, और रिमोल्डेड सॉइल के केस में क्या हो जाएगा WL -7 इंटू 0.007। तो यहाँ पे क्या, जब जितना लिक्विड लिमिट इंक्रीज करेगा कंप्रेशन इंडेक्स उसका उतना भी ये इंक्रीज करेगा, तो हो जाएगा इंक्रीजेज ऑप्शन बी। 42 क्या है, द ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल इज 1.5 ग्राम पर cc इफ द सैचुरेशन वाटर प्रेशर इज 50%, देन इन इट्स सैचुरेटेड डेंसिटी एंड सबमर्ज डेंसिटी वुड रिस्पेक्टिवली। क्या हो जाता है, सैचुरेशन दिया हुआ तो गामा वल्क जो होता है इक्वल टू हो जाता है गामा सेचुरेट के बराबर हो जाता है जब एस इक्वल टू इसका सेचुरेशन जब हो पूरा 100% से तब। तो ये क्या होता है गामा ड्राई इक्वल टू क्या हो जाता है गामा वल्क डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाटर कंटेंट, या फिर गामा सेचुरेट डिवाइडेड बाई 1 प्लस ये हो जाता है। तो गामा सेचुरेट के पूछ रहा है तो गामा सेचुरेट क्या हो जाएगा इक्वल टू गामा ड्राई दिया हुआ 1.5 इंटू 1 प्लस का वाटर कंटेंट कितना 50% मतलब 0.5, तो ये हो जाएगा 1.5 इक्वल टू के कितना हो जाएगा ये चीज़ 2.25 ग्राम पर cc। और गामा सबमर्ज जो हो जाएगा ये हो जाएगा गामा सेचुरेट माइनस गामा वाटर, तो ये हो जाएगा यूनिट वेट वाटर कितना हो जाएगा 1 ग्राम पर cc हो जाएगा, तो 2.25 -1 कितना हो जाएगा 1.1
1.25, तो इसका हो जाएगा 2.25 और 1.25, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा सही आंसर। 43 में क्या, इन द स्टेबिलिटी एनालिसिस द टर्म मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ इज रेफर टू। मोबिलाइज शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ के बराबर होता है कि हम कितना अप्लाइड शियर स्ट्रेंथ को अप्लाई कर रहे हैं टू रीच द इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ। When you apply a load on any structure, a stress will develop. The stress would increase as you increases the applied load until it reaches the maximum possible value at which the material will fail. This self-adjusting phenomena is called the mobilization of the shear stresses. Shear stress. The amount of shear stress या फिर resistance developed due to the load in order to resist the deformation for all the load less than the maximum possible load failure is called the mobilization shear strength. In simplified terms, mobilized shear strength is how much you are using actually while maximum shear strength is how much is available. मीन्स कि कितना shear strength अवेलेबल है और हम कितना अप्लाई कर रहे हैं या कितना उसमें अप्लाई ये shear strength हो रहा है, जिसको उसे बोलते हैं अप्लाइड shear strength या mobilized shear strength। ऑप्शन इसका बी। 44 में क्या, इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग सॉइल इज कंसिडर्ड एज, इसमें कितना हो जाता है, हम लोग 3 फेज मटेरियल कंसिडर करते हैं, ऑप्शन सी 3। 45 में क्या, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइल डिपेंड्स ऑन द, लोड कैरिंग कैपेसिटी हो जाता है पाइल फाउंडेशन का, ये किसका किसका फंक्शन होता है, क्यू एस, ये होता है क्यू एस इंटू एरिया प्लस का क्यू बी इंटू एरिया सरफेस रेजिस्टेंस और जो पॉइंट रेजिस्टेंस होता है बिलो द फाउंडेशन, ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्किन फ्रिक्शन प्लस का ये हो जाएगा पॉइंट रेजिस्टेंस दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अब 46 में क्या, अब बेल फाउंडेशन इज ए टाइप ऑफ, तो बेल फाउंडेशन जो होता है ओपन कैशन टाइप से बन रहता है, क्योंकि ओपन कैशन में ये क्या होता है, टॉप एंड बॉटम ओपन होता है, बेल फाउंडेशन में भी क्या होता है, टॉप एंड बॉटम जो होता है ये ओपन होता है, यहाँ पे कंक्रीटिंग फिर बाद में फिल कर दिया जाता है, ठीक है। डीप फाउंडेशन जो होता है फॉलोइंग टाइप्स का होता है, पाइल फाउंडेशन होता है, पायर फाउंडेशन होता है, बेल फाउंडेशन होता है, कैशन फाउंडेशन होता है। जो कैशन फाउंडेशन होता है वो होता है ओपन कैशन होता है और न्यूमेटिक कैशन होता है, और या फिर बॉक्स और फ्लोटिंग कैशन टाइप में होता है। जो ओपन कैशन जो होता है वो क्या होता है, इसका टॉप और बॉटम पे ओपन होता है। न्यूमेटिक कैशन में क्या होता है, बॉटम टॉप पे लॉक होता है, और बॉक्स कैशन में भी क्या होता है कि नीचे एक पोर्शन जो होता है उसमें लॉक होता है, मीन्स की बंद होता है नीचे में भी। तो ये जो ओपन क्वेश्चन होता है, ओपन क्वेश्चन जो होता है ये बेल फाउंडेशन के जैसा ही होता है, सेम होता है, इसलिए बेल फाउंडेशन क्या हो जाएगा, ये टाइप ऑफ ओपन क्वेश्चन का टाइप का होता है। 47 का, टू सॉइल सैंपल ए एंड बी हैव पोरोसिटीज एन ए इक्वल्स टू 40% एंड एन बी इक्वल्स टू 60%, वाइड रेशियो ई ए इज टू ई बी। तो ई ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन अपॉन 1 माइनस एन, तो कितना हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.4 इक्वल्स टू हो जाएगा 4/6 हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। और ई बी में सेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाई 0.4 इक्वल्स टू हो जाएगा 6/4, मीन्स की इक्वल्स टू 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू 2/3। तो पूछ रहा है ये बाई ई बी, ये बाई ई बी कितना हो जाएगा 2/3 डिवाइडेड बाई 3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4/9, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। द 48 में है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड ऑन डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि क्या जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा विस्कोसिटी क्या हो जाएगा उसका डिक्रीज करेगा, और परमेबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी का, अगर विस्कोसिटी डिक्रीज करा तो परमेबिलिटी क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द परमेबिलिटी सी डी 10 स्क्वायर ई क्यू वाई 1 प्लस का ई और गामा डब्ल्यू अपॉन म्यू इंटू अदर फैक्टर होता है। तो क्या हो जाएगा, म्यू जो होगा जितना कम होगा, मीन्स कि विस्कोसिटी जितना कम होगा परमेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये जो विस्कोसिटी होगा कब कम होगा, जब टेम्परेचर आपका ये ज़्यादा होगा, तो हो जाएगा उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर।
49 में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट रेस्ट ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन पैसिव अर्थ प्रेशर, लेस देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट ग्रेटर देन पैसिव अर्थ प्रेशर, लेस देन बोथ एक्टिव प्रेशर, एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, ग्रेटर देन बोथ एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर। ठीक है, तो जो केनोट केपी जो होता है एक्टिव अर्थ में, जो पैसिव अर्थ प्रेशर जो होता है ये होता है ग्रेटर देन होता है केनोट से, जो रेस्ट पे होता है, और फिर ये जो रेस्ट वाला हो जाता है एक्टिव अर्थ प्रेशर जो होता है रेस्ट पे, ये ग्रेटर देन होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर से। ठीक है, तो अर्थ कोफिशिएंट एट रेस्ट जो होता है बीच में होता है, जो कि लेसन होता है पैसिव से, और ग्रेटर देन होता है एक्टिव से, कि क्या होता है केनोट जो होता है वो होता है इक्वल्स टू 1 माइनस साइन फाइव, और ये होता है के ए जो होता है, जो होता है 1 माइनस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाइव, और के पी जो होता है ये होता है 1 प्लस साइन फाइव डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाइव। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी वैल्यू जब डाल के देखिएगा तो यहाँ पे ये इसी सीरीज में आ रहेगा वो, तो क्या हो जाएगा ग्रेटर देन एक्टिव अर्थ प्रेशर बट लेस देन क्या है पैसिव अर्थ प्रेशर, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा आंसर। 50 का द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल आर 65% एंड 29% रिस्पेक्टिवली, द परसेंटेज ऑफ द सॉइल फ्रैक्शन विथ ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm इज 24 द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल। तो एक्टिविटी क्या होता है, एक्टिविटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई पी डिवाइडेड बाई परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन सॉइल सैंपल जो होता है 2 माइक्रोन या फिर 0.002 mm, इससे फाइनल कितना परसेंट आ रहा, तो आई पी कितना हो जाएगा 65 माइनस का 29 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई कितना परसेंटेज फाइनल देना 24%, तो एक्टिविटी क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, 3/2 हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5, तो एक्टिविटी कितना आ रहा है इसका 1.5, जो कि ग्रेटर देन कितना से है, ग्रेटर देन है नॉर्मल जो वैल्यू होता है मैक्सिमम इसका 1.25, तो क्या हो जाएगा हाईली एक्टिव हो जाएगा, हाईली एक्टिव हो जाएगा ये सॉइल हो जाएगा, क्योंकि इसका रेंज होता है अगर लेस देन है 0.75 से, अगर लेस देन है, अगर लेस देन है तो क्या हो जाएगा नॉर्मल सॉइल हो जाएगा ये चीज़, अगर एक्टिविटी लेस, अगर एक्टिविटी जो है लेस देन है 0.75 से, अगर 0.75 से 1.25 के बीच में है तो हो जाएगा एक्टिव सॉइल हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन हो गया ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगा लेस देन, एक्टिविटी जो हो जाएगा लेस देन, ग्रेटर देन अगर 1.25 हो गया एक्टिविटी तो क्या हो जाएगा हाईली एक्टिव हो जाएगा, हाईली एक्टिव मीन्स क्या हो जाएगा सॉइल उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगा सॉइल में उतना ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगा, मीन्स कि स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। थैंक यू।